नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अभ्यास में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजन। और मैं हूं काजल। तो आज का जो हमारा ये गहन अध्ययन है, जिसे हम अक्सर डीप डाइव भी कहते हैं, ये खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी या किसी भी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, जो कि एनसीईआरटी के कुछ बेहद महत्वपूर्ण अंश हैं, उन पर हम बात करेंगे। लेकिन एक बात मैं शुरुआत में ही साफ कर दूं। हाँ, बताइए। हम इन चीज़ों को महज रटने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हमारा मिशन है सामाजिक विज्ञान की बुनियादी समझ, मानचित्रों की उपयोगिता और हमारी प्राचीन भारतीय खगोल विद्या के उन सूत्रों को डिकोड करना जो आज के प्रशासकों के लिए भी उतने ही जरूरी हैं। राइट। मतलब ये चर्चा इस बात पर ज्यादा फोकस करेगी कि एक सिविल सेवक के तौर पर आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं। क्योंकि देखिए, स्रोत सामग्री तो एक आधार है, पर असली चुनौती तो इसे जमीन पर लागू करने की है ना। एकदम सही कहा आपने। एक वैज्ञानिक और समग्र नजरिया विकसित करना सबसे अहम है। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत उस सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं जो हमारी स्रोत सामग्री उठाती है कि आखिर हम सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस पढ़ते ही क्यों हैं। ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। मतलब आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। ये युग असाधारण तकनीकी संभावनाओं का है। हमारे पास एआई है, मशीन लर्निंग है, लेकिन साथ ही युद्ध, सामाजिक तनाव और पर्यावरण पर भारी दबाव जैसी असामान्य चुनौतियां भी तो हैं। बिल्कुल। और यहीं पर कई लोगों को लगता है कि अगर तकनीक है तो हम सब कुछ सुलझा लेंगे। हाँ, यही नजरिया होता है आमतौर पर। तो फिर इतिहास, भूगोल या समाजशास्त्र जैसे विषयों के जाल में उलझने की क्या जरूरत है? इसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। इसे ऐसे देखते हैं कि अगर तकनीक किसी गाड़ी का बहुत शक्तिशाली इंजन है, तो सामाजिक विज्ञान उस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है जो उसे सही दिशा देता है। वाव, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। शुक्रिया। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा संदेह भी होता है काजल। मेरा मतलब है, अगर हम एक भावी प्रशासक के नजरिए से सोचें तो क्या सिर्फ अर्थव्यवस्था या राजनीति को समझ लेना काफी नहीं है? इन सभी विषयों का आपस में घालमेल प्रशासन में क्या काम आएगा? देखिए, ये एक बहुत ही व्यावहारिक संशय है। सतह से देखने पर तो यही लगता है कि अगर कोई अधिकारी बजट बनाना जानता है और उसे राजनीतिक व्यवस्था की समझ है तो उसका काम चल जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत बहुत अलग होती है। वो कैसे? मान लीजिए कि किसी राज्य में एक नया डैम या हाईवे बनाना है। अब तकनीकी रूप से तो इंजीनियर आपको बता देंगे कि हाईवे कहाँ से गुजरेगा। हाँ, वो तो मैप पर लाइन खींच देंगे। बिल्कुल। और अर्थशास्त्री उसका बजट भी तय कर देंगे। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। अच्छा? जिस जमीन का अधिग्रहण होना है उसका भूगोल क्या है? वहां जो समुदाय रह रहे हैं उनका इतिहास क्या है? ये तो सोचना पड़ेगा। और अगर उन समुदायों को वहां से हटाया गया तो उनका जो पारंपरिक रोजगार है वो कैसे छीनेगा? उसका समाजशास्त्रीय प्रभाव क्या होगा? मतलब अगर हम सिर्फ आर्थिक चश्मे से देखें तो वो प्रोजेक्ट बहुत सफल लग सकता है। हाँ, लेकिन सामाजिक रूप से वो एक बड़ी आपदा बन सकता है। एकदम सटीक। मानव समाज कोई मशीन थोड़ी है या गणित का कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है। राइट। समाज बहुत विविध और जटिल है। अगर प्रशासक इस विविधता को नहीं समझेगा ना, तो नीतियां कागज पर तो बहुत अच्छी दिखेंगी, पर जमीन पर पूरी तरह फेल हो जाएंगी। बिल्कुल। मानवता के सामने आज शांति से जीने का जो सवाल है वो सिर्फ पैसे से या आर्थिक समृद्धि से हल नहीं हो सकता। पर्यावरण की रक्षा हो या सामाजिक संघर्षों को टालना, इसके लिए एक समग्र नजरिए की जरूरत होती है। जी, जिसमें इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान सबका मेल हो। ये नजरिया वाकई चीजों को स्पष्ट करता है। मतलब समाज को समझने के लिए पहले इंसानी व्यवहार और पर्यावरण के उस रिश्ते को समझना होगा। सही बात है। अब अगर हम मानव समाज की इस जटिलता को समझ भी लें तो अगली चुनौती उस भौतिक जमीन को समझने की आती है जहां ये समाज बसा है। और यहीं से हमारे स्रोत सामग्री का अगला हिस्सा शुरू होता है, मानचित्र यानी मैप्स। हाँ, मैप्स। लेकिन हम यहाँ वो किताबी परिभाषाओं में नहीं उलझेंगे कि भौतिक या राजनीतिक मानचित्र क्या होते हैं। बिल्कुल नहीं, हम प्रतियोगी परीक्षा के नजरिए से बात करेंगे। मेरा ध्यान स्रोत में दिए गए उस हिस्से पर है जो सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानकीकृत प्रतीक चिन्हों की बात करता है।
टोपोग्राफिकल मैप्स। राइट। अब दूरी और दिशा तो समझ आती है, लेकिन ये जो प्रतीक चिन्ह है ये इतने अहम क्यों हैं? मेरा मतलब है आज के डिजिटल युग में जहां हर किसी के फोन में जीपीएस है, सैटेलाइट मैप है, इन पारंपरिक नक्शों की क्या प्रासंगिकता रह गई है? ये आज के समय का बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, फोन में जो सैटेलाइट मैप है वो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता तो बता देगा। हाँ, गूगल मैप्स की तरह। लेकिन वो मैप आपको प्रशासनिक या राजस्व, जिसे हम रेवेन्यू कहते हैं, उसकी हकीकत नहीं बताता। अच्छा, राजस्व की हकीकत से आपका क्या मतलब है? सर्वे ऑफ इंडिया के मानचित्रों पर जो प्रतीक चिन्ह होते हैं ना, वो सिर्फ चित्र नहीं है, वो एक यूनिवर्सल प्रशासनिक भाषा है। यूनिवर्सल भाषा? जी, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी इलाके में भयंकर बाढ़ आ गई है। ओके। संचार व्यवस्था पूरी तरह ठप है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। मतलब सैटेलाइट मैप तो गए काम से। बिल्कुल। ऐसे में राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीमें या अलग-अलग राज्यों से अधिकारी बुलाए गए हैं। और जाहिर है उन टीमों में जो अधिकारी या जवान होंगे उनकी भाषाएं अलग-अलग होंगी। एकदम सही पकड़ा आपने। केरल से आया एक अधिकारी शायद स्थानीय असमिया या हिंदी भाषा न समझ पाए। हाँ, ये तो बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या है। लेकिन जब वे अधिकारी सर्वे ऑफ इंडिया का टोपोग्राफिकल मैप खोलेंगे तो उस पर बना पक्की सड़क, रेलवे लाइन या कुएं का निशान दोनों के लिए एक ही संदेश देगा। अरे वाह! एक नीला गोला देखते ही दोनों बिना कुछ बोले समझ जाएंगे कि यहाँ 12 जल स्रोत है। मतलब ये एक तरह का डिकोडर रिंग है। बिल्कुल। ये मानकीकृत भाषा सुनिश्चित करती है कि किसी भी संकट के समय जटिल भौगोलिक डेटा को पढ़ने में कोई भ्रम न हो। ये तो बहुत ही शानदार पहलू है। ये स्पष्ट करता है कि मानचित्र केवल रास्ता खोजने के लिए नहीं है। जी, बल्कि जमीन के संसाधनों और चुनौतियों के दस्तावेजीकरण का टूल है। लेकिन यहाँ ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। वो क्या? मानचित्र तो एक चपटे कागज पर बनाए जाते हैं, राइट? हाँ। लेकिन जिस पृथ्वी का वो प्रशासन कर रहे हैं वो तो गोल है। बिल्कुल गोल है। और यहाँ स्रोत सामग्री में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का लगभग 500 ईस्वी का एक संदर्भ है जहां वो कहते हैं कि पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है, जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और ये गोलाकार है। ये बात 1500 साल पहले कहना अपने आप में अद्भुत है। वाकई। अब सवाल ये है कि इस विशाल, गोल और घूमती हुई पृथ्वी को एक सटीक कागजी ग्रिड में कैसे बांधा जाए? यहीं पर भूगोल और गणित का सबसे शानदार मिलन होता है। अच्छा। हाँ, इस गोल सतह पर किसी चीज की लोकेशन बताने के लिए एक काल्पनिक ग्रिड सिस्टम बनाया गया जिसे हम अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। अगर इसे आसान भाषा में विजुलाइज करना हो तो ये ऐसा है जैसे किसी गोल गेंद पर गणित का एक्स और वाई ग्राफ पेपर लपेट दिया गया हो। बिल्कुल सही इमेजिनेशन आपकी। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर क्षैतिज खींची गई हैं पूर्व से पश्चिम, और देशांतर रेखाएं ध्रुवों को मिलाते हुए उत्तर से दक्षिण। लेकिन स्रोत सामग्री में एक बहुत दिलचस्प बात है, वो अक्षांश रेखाओं को सिर्फ लोकेशन तक सीमित नहीं रखती। हाँ, वो उससे जलवायु से जोड़ती है। राइट। और ये बात थोड़ी उलझी हुई लगती है। अक्षांश और जलवायु का ये गणित कैसे काम करता है? इसके पीछे बहुत ही सीधा सा भौतिक विज्ञान है। देखिए, हमारी पृथ्वी सूर्य के सामने हल्की सी झुकी हुई है और गोल है। जी। जो भूमध्य रेखा है, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश या इक्वेटर कहते हैं, जी। वो पृथ्वी का सबसे उभरा हुआ हिस्सा है। तो वो सूरज के सबसे ज्यादा करीब होगा? बिल्कुल, वो सूर्य के सीधे संपर्क में रहता है। जी। इसलिए वहां साल भर सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, और यही कारण है कि वहां सबसे अधिक गर्मी होती है। ओके, जिसे हम उष्ण कटिबंध या टॉरेट जोन कहते हैं। एकदम सही। और जैसे जैसे हम इस भूमध्य रेखा से दूर उत्तर या दक्षिण ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो पृथ्वी के घुमाव के कारण सूर्य की किरणें तिरछी होने लगती हैं, राइट? हाँ। और किरणें जितनी तिरछी होंगी उन्हें वायुमंडल का उतना ही लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। तो उनकी गर्मी कम हो जाएगी? जी, इसीलिए 90 डिग्री ध्रुवों तक पहुंचते पहुंचते जलवायु बिल्कुल बर्फीली हो जाती है। इसे हम शीत कटिबंध या फ्रिजिड जोन कहते हैं। अब समझ आया। और एक प्रशासक के लिए ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी अक्षांशीय जलवायु पर किसी राज्य की कृषि नीति तय होती है। बिल्कुल। जो फसल भूमध्य रेखा के करीब केरल में उगेगी वो शीतोष्ण जलवायु वाले हिमाचल प्रदेश में तो नहीं उग सकती ना। एकदम लॉजिकल है। अक्षांश की ये भूमिका तो बहुत स्पष्ट हो गई, लेकिन अब कहानी में वो पेंच आता है जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। आप समय वाले हिस्से की बात कर रहे हैं? हाँ। अगर अक्षांश जलवायु तय करते हैं तो देशांतर रेखाओं का क्या काम है? और अगर ये पूरा ग्रिड सिस्टम इतना ही वैज्ञानिक है तो समय को लेकर इतनी भारी उलझन क्यों होती है?
मतलब ये स्थानीय समय और मानक समय का क्या विवाद है? इस उलझन को सुलझाने के लिए ना हमें पृथ्वी की गति को समझना होगा। ओके। देखिए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर घूम रही है। राइट। और 24 घंटे में 360 डिग्री का एक पूरा चक्कर लगा लेती है। राइट। देशांतर रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण खींची गई हैं, वो इसी समय का निर्धारण करती हैं। चूंकि पृथ्वी घूम रही है, तो हर देशांतर रेखा अलग अलग समय पर सूर्य के सामने आएगी। मतलब जो हिस्सा पूर्व में है वो सूर्य के सामने पहले आएगा। बिल्कुल। इसलिए वहां दिन पहले शुरू होगा। तो जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे, हर एक देशांतर रेखा पर सूर्योदय का समय अलग अलग होगा। 100% अलग होगा। अगर हम थोड़ा सा गणित लगाइए 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगते हैं, यानी 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। हम 24 गुणा 15 360। राइट। इसका मतलब हुआ कि हर 1 डिग्री देशांतर पार करने पर समय में पूरे 4 मिनट का अंतर आ जाता है। बाप रे। और इसी अंतर ने एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक और प्रशासनिक चुनौती को जन्म दिया होगा। बिल्कुल दिया। क्योंकि अगर हर देशांतर का अपना अलग समय होगा तो पूरी दुनिया तो छोड़िए, एक ही देश में घोर अराजकता फैल जाएगी। आप खुद सोचिए, स्रोत सामग्री में असम के तिनसुकिया और गुजरात के पोरबंदर का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। हाँ, मैंने पढ़ा वो। तिनसुकिया भारत के धुर पूर्व में है और पोरबंदर पश्चिम में। और इन दोनों शहरों के देशांतर के बीच लगभग 30 डिग्री का अंतर है। ओके, तो अगर हम 1 डिग्री में 4 मिनट वाले फॉर्मूले को यहाँ लागू करें तो 30 डिग्री का मतलब हुआ 120 मिनट, यानी पूरे 2 घंटे का अंतर। बिल्कुल। भौतिक वास्तविकता ये है कि जब असम के तिनसुकिया में शाम ढल चुकी होती है और अंधेरा होने लगता है, ठीक उसी क्षण गुजरात के पोरबंदर में तेज धूप खिली होती है। ये तो कमाल है। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, अगर प्राकृतिक रूप से समय में 2 घंटे का अंतर है, तो क्यों ना हर जगह के लोगों को उनके स्थानीय समय के हिसाब से ही काम करने दिया जाए? मतलब लोकल टाइम। हाँ, असम के लोग अपनी घड़ियां सूर्योदय के हिसाब से सेट कर लें और गुजरात के लोग अपने हिसाब से। एक छोटे कबीले या प्राचीन काल के कृषि समाज में तो ये संभव था, लेकिन आधुनिक प्रशासन, रेलवे या विमानन व्यवस्था में ये एक बुरा सपना साबित होगा। वो कैसे? जरा सोचिए, एक ट्रेन असम से सुबह 8 बजे निकलती है। अगर वो हर राज्य के लोकल टाइम के हिसाब से अपना शेड्यूल बदलने लगे तो ट्रेन का टाइम टेबल बनाना गणितीय रूप से असंभव हो जाएगा। बिल्कुल। ट्रेनों की आपस में टक्कर हो जाएगी, बैंक के लेन देन, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं, सब कुछ क्रैश कर जाएगा। अब समझ आया। और यही कारण है कि पूरे देश के समय को एक सूत्र में बांधने के लिए एक मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत पड़ी। जी, जिसे भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST मानकर सुलझाया गया है, जो देश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। बिल्कुल। लेकिन इस मानक समय की चर्चा हमें उस स्रोत सामग्री के सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले और आश्चर्यजनक तथ्य की ओर ले जाती है। ओहो, आप उस प्राचीन रहस्य की बात कर रहे हैं। हाँ, अक्सर जब हम विश्व के मानक समय की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत लंदन के ग्रीनविच का नाम आता है। राइट, जिसे आज 0 डिग्री देशांतर या प्राइम मेरिडियन माना जाता है। लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि ग्रीनविच दुनिया की पहली प्रमुख याम्योत्तर नहीं थी। एकदम सही। यूरोपियों द्वारा इस अवधारणा को स्थापित करने से सदियों पहले भारत की अपनी एक मध्य रेखा थी जो उज्जैनी, जिसे आज हम उज्जैन कहते हैं, वहां से होकर गुजरती थी। ये तथ्य न केवल इतिहास के पन्नों का एक गौरव मात्र है, बल्कि खगोल विज्ञान के चरम स्तर का प्रमाण है। वाकई, मतलब यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये इतिहास और भूगोल का एक जबरदस्त संगम है। जी, लगभग 1500 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराहमिहिर ने इसी उज्जैन में रहकर वेधशाला का निर्माण किया था और खगोलीय गणनाएं की थी। बिल्कुल। उस काल के भारतीय खगोलविदों के पास आज जैसी कोई सैटेलाइट या डिजिटल क्रोनोमीटर तो नहीं था। फिर भी वे शून्य, दशमलव, अक्षांश और देशांतर की सटीक अवधारणाओं से न केवल परिचित थे, बल्कि उनका रोजमर्रा इस्तेमाल करते थे। लेकिन बिना आधुनिक उपकरणों के उन्होंने ये सब किया कैसे? मेरा मतलब है 0 डिग्री देशांतर तो कहीं भी मान सकते हैं। राइट। लेकिन समय की सटीकता को नापना उस दौर में कैसे संभव हुआ होगा? उन्होंने इसके लिए सूर्य की परछाइयों, ग्रहों की गति और तारों की स्थिति का बहुत ही जटिल गणितीय मॉडल तैयार किया था। अच्छा।
देशांतर मापने के लिए आपको 2 जगहों के स्थानीय समय का बिल्कुल सटीक अंतर पता होना चाहिए। हाँ, जो हमने पोरबंदर और तिनसुकिया के केस में देखा। तो वराहमिहिर और उनके समकालीन विद्वानों ने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की ज्यामिति का उपयोग किया। वाओ! और उससे स्थानों के बीच समय और दूरी का सटीक अंतर निकाला। उज्जैनी को प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मुख्य संदर्भ बिंदु माना गया, जहां से अन्य सभी शहरों की स्थिति तय की जाती थी। जी, ये आज के ग्रीनविच मीन टाइम का हमारा अपना प्राचीन भारतीय संस्करण था, जो पूरी तरह से वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित था। मतलब आज हम जिस ग्रिड सिस्टम को पश्चिमी देशों की देन मानकर पढ़ते हैं, उसकी जड़ें भारत के उज्जैन में सदियों पहले मौजूद थीं। ये जानकारी सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये दिखाती है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान और प्रशासन का कितना गहरा तालमेल था। बिल्कुल। जब हम आज के प्रशासन में स्वदेशी समाधान खोजने की बात करते हैं, तो ऐसे ऐतिहासिक संदर्भ बहुत बड़ा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। सही मायने में देखा जाए तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। जी, एक प्रशासक को समस्याओं के समाधान के लिए वैश्विक और स्थानीय दोनों स्तरों के ज्ञान को मिलाना आना चाहिए। जैसे प्राचीन काल में उज्जैन के खगोलविदों ने आसमान देखकर जमीन के लोगों के लिए पंचांग बनाया, उसी तरह आज के प्रशासक को सैटेलाइट डेटा और सामाजिक विज्ञान के सिद्धांतों को मिलाकर नीतियां बनानी होती हैं। एकदम सटीक। तो इस चर्चा को अगर हम समेटें तो आज के इस गहन अध्ययन में हमने एक बहुत लंबा और बौद्धिक सफर तय किया है। वाकई बहुत कुछ कवर किया हमने शुरुआत की थी इस बुनियादी सवाल से कि एक भावी प्रशासक के लिए सामाजिक विज्ञान सिर्फ एक विषय क्यों नहीं है, बल्कि समाज के जटिल ताने बाने को सुलझाने का एक नजरिया है। राइट। फिर हमने समझा कि कैसे सर्वे ऑफ इंडिया के मानचित्र और उनके प्रतीक चिन्ह संकट के समय में एक यूनिवर्सल प्रशासनिक भाषा का काम करते हैं, और पृथ्वी के ग्रिड सिस्टम को भी डिकोड किया। हाँ, अक्षांश और जलवायु का वो वैज्ञानिक संबंध जो जमीन पर कृषि तय करता। और अंततः देशांतर रेखाओं और समय के गणित को सुलझाते हुए हम उज्जैन के उस गौरवशाली प्राइम मेरिडियन तक पहुंचे जिसने बिना किसी तकनीक के दुनिया को समय नापने का विज्ञान दिया। ये पूरी स्रोत सामग्री इस बात का पुख्ता सबूत है कि प्रशासन केवल नियम लागू करना नहीं है। बिल्कुल, ये जमीन के भूगोल, समाज के मनोविज्ञान और समय के गणित को एक साथ पिरोने की कला है। और जब मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन में इन सभी आयामों को एक साथ जोड़ा जाता है, तभी एक प्रशासक की सच्ची गहराई उभर कर सामने आती है। बहुत सही बात कही आपने। अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार जो श्रोताओं को आगे की खोज के लिए प्रेरित करता है। बताइए। अभी हमने बात की कि कैसे प्राचीन भारतीय खगोलविदों ने तारों और जटिल गणित की मदद से उज्जैन को आधार मानकर देशांतर की इतनी सटीक गणना कर ली थी। हाँ, बिना किसी जीपीएस के। तो ये सोचने वाली बात है, अगर उनकी अवलोकन की क्षमता इतनी सूक्ष्म थी, तो हमारे उन प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों में और ऐसा कौन सा लुप्त भौगोलिक या खगोलीय विज्ञान छिपा हो सकता है? राइट। क्या जल प्रबंधन, कृषि पैटर्न या मौसम की भविष्यवाणी से जुड़ी कोई ऐसी प्राचीन पद्धति है जिसे अगर आज डिकोड किया जाए तो वो जलवायु परिवर्तन जैसी विकराल समस्याओं का समाधान दे सकती है? बिल्कुल। क्या हमारे अतीत की वैज्ञानिक चाबियों में भविष्य के संकटों के ताले खोलने की क्षमता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इस वैचारिक सफर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गहराई से सीखते रहिए और दुनिया को एक नए और विश्लेषणात्मक नजरिए से देखते रहिए। नमस्कार।